वेलकम बैक। रविंद्राज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने पढ़ा बैंकों के बारे में कुछ बेसिक चीज़। अब मैं कुछ टेक्निकल चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखो, बहुत साधारण भाषा में अब ये बैंक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरे के पैसे से पैसा कमाना। तो ये एक तरफ भारत के लोग हैं, दूसरी तरफ भी भारत के लोग हैं, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बैंक। तो लेफ्ट साइड में कुछ लोगों ने बैंक में 100 रुपये जमा किया और बैंक कहती है कि हम 10% आपको ब्याज देंगे, ठीक है। और उसी पैसे को बैंक ने क्या किया, ज़्यादा ब्याज पे 15% पे क्या किया, दूसरे लोगों को लोन दे दिया। अब इसको मैं बैंक का जो है दो साइड, बीच में मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्योंकि जब तक आप दोनों साइड को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपको करंट या एप्लीकेशन समझ नहीं आएगा, यानी उस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहले देखें लेफ्ट साइड में। अब जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया उनके लिए क्या ये एसेट है? बिल्कुल है। तो ये हमारा एसेट है, एसेट है। अब एसेट का मतलब क्या हो? एसेट का मतलब लोग सोचते हैं कि वही ज़मीन जायदाद, ठोस चीज़, रियल चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो आपके एसेट हैं ही। तो एसेट दो तरह का होता है, एक वास्तविक यानी रियल जो आपने देखा, और दूसरा फाइनेंशियल यानी वित्तीय। तो एसेट हम किसी चीज़ को कब कहते हैं? तो किसी भी चीज़ में या कोई भी चीज़ एसेट में खूबी होती है कि आपके लिए वो क्या करेगा, इनकम जनरेट करने की क्षमता रखता है, यानी आपके लिए जो है वो आय का सृजन करेगा। तो चूंकि हम बैंक पे जब डिपॉजिट करते हैं तो उस पर हमें ब्याज मिलता है, तो इसलिए ठीक है ये हमारा एसेट है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो क्या वो भी आपका एसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपनी लाभांश देगी। अगर आप सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं तो वो भी आपका एसेट है, क्योंकि उस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो एसेट में एक खूबी होती है, क्षमता होती है कि आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ठीक है, जिन लोगों ने, भारत के लोगों ने पैसा जमा किया उनके लिए क्या है, ये एसेट है। अब बैंक के लिए क्या है? बैंक की तरफ से देखें तो बैंक के लिए ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है, दायित्व है कि जिसका पैसा है जब वो पैसा मांगेगा तो बैंक उनको पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने पैसा जमा किया उनके लिए एसेट है और बैंक के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। तो लेफ्ट साइड आपके समझ आ गया। अब बैंक ने उसी पैसे को क्या किया, दूसरे लोगों को लोन के रूप में दिया। तो जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ये लायबिलिटी है। उनके लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? कि इस पैसे को वापस करना है और वो भी ब्याज समेत, ब्याज समेत। लेकिन बैंक के लिए क्या है? तो बैंक के लिए ये एसेट है, बैंक के लिए एसेट है। अब बैंक के लिए एसेट क्यों है? क्योंकि बैंक इससे क्या करती है, कमाती है। मैंने अभी आपको बताया कि एसेट में खूबी होती है कि वो आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। तो बैंक ने जो लोगों को लोन दिया वो बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि इसी पैसे से बैंक क्या करेगी, क्योंकि इसी लोन से बैंक क्या करेगी, कमाएगी ब्याज के रूप में। तो ये जो एसेट है, यही पैसा जब बैंक का डूब जाता है तो हो जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी बैंक का जो एसेट है वो काम नहीं कर पा रहा है, यानी मूल के साथ साथ ब्याज भी क्या हो गया, डूब गया। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये नहीं कि बैंक का टेबल कुर्सी पुराना हो गया, नहीं, बैंक ने जो लोन दिया, ठीक है, वो पैसा बैंक का डूब गया। तो यहाँ पे अब फिर से इसको पूरा देखें, दो साइड है, पब्लिक टू पब्लिक। अब है ये 100 ही रुपया, यानी 100 रुपीज़ इन्वॉल्व है। लेकिन एक तरफ बैंक के लिए लायबिलिटी है और दूसरी तरफ बैंक का ये एसेट भी है। तो ऐसे कैसे संभव है कि एक ही चीज़ जो है बैंक के लिए लायबिलिटी भी है और बैंक के लिए एसेट भी है? फिर से देखें, लेफ्ट साइड में बैंक की लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि बैंक को इस पैसे को लोगों को क्या करना है, वापस करना है, इसलिए उसका दायित्व है। और उसी पैसे को बैंक ने जब लोन दिया तो बैंक का एसेट हो गया, क्योंकि उससे वो पैसे कमाएंगे। तो है वो 100 रुपीज़ ही, लेकिन एक तरफ वो बैंक के लिए एसेट है और दूसरी तरफ लायबिलिटी है, यानी एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। तो ऐसे कैसे संभव है कि एक ही चीज़ है उसका दो रूप है, यानी एसेट भी है, लायबिलिटी भी है? या तो मैंने कहा एसेट होगा या लायबिलिटी होगी। तो ये संभव है कि नहीं संभव है? ये तो वही बात हो गई कि जैसे मान लो आप बिजनेस करते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कैसा चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, तो आप कहते हो सर प्रॉफिट भी है लॉस भी है। तो दोनों चीज़ कैसे संभव है? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, एक चीज़ होगा, दोनों तरह ही संभव है। तो उसी तरह से हम देखें, क्या ये संभव है कि है वो 100 रुपया, लेकिन एक तरफ वो बैंकों की क्या है, लायबिलिटी है, और दूसरी तरफ बैंकों का एसेट भी है? तो ये संभव है या नहीं? तो संभव है। अब ये चीज़ मैं आपको एक दूसरे उदाहरण से समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपका उदाहरण ले रहा हूँ। तो हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, हो सकता है आपके घर में हुआ होगा, कि लोग बैंक से लोन लेकर के घर खरीदते हैं।
तो आपने भी क्या किया, बैंक से लोन लेकर के एक घर खरीदा। तो आपने बैंक से मान लो 50 लाख रुपया लोन लिया और उससे क्या किया, एक घर खरीदा। अब ये जो 50 लाख रुपया है ये आपकी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? ये जो 50 लाख रुपया है ये आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक को आपको वापस करना है। तो इसको आप लिखेंगे किस रूप में? तो बैंक लोन के रूप में, बैंक लोन। और जो है आप लिखेंगे उसको 50 लाख लायबिलिटी के रूप में। ठीक है, तो ये आपका लायबिलिटी है। अब आपने क्या किया, इसी 50 लाख को लेकर के आपने एक घर खरीदा। तो ये जो घर आपका है वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो घर आपका क्या है, ये आपका एसेट भी है, ये आपका एसेट भी है। यानी ये जो आपका 50 लाख है वो आपका घर यानी बिल्डिंग, तो ये आपका क्या है, ये आपका एसेट भी है। तो आपके लिए ये 50 लाख, बैंक से लोन लेके आपने घर खरीदा, तो इस 50 लाख का आपके लिए दोनों साइड है। ये आपकी लायबिलिटी भी है और ये आपका एसेट भी है। ठीक है, लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये पैसा आपको बैंक को चुकाना है, और चूंकि आपने से घर खरीदा तो घर आपका एसेट या संपत्ति हो गई। और सबसे मेन चीज़ है कि एसेट और लायबिलिटी दोनों आपके क्या हैं, बराबर हैं। उसी तरह से बैंक की बात करें तो बैंक के लिए वो 100 रुपया जो है वो लायबिलिटी भी है क्योंकि पब्लिक को वापस करना है, और वो उसका एसेट भी है। क्यों? क्योंकि बैंक को क्या करना है, उससे वो कमाएगी। तो बैंकों के लिए वो दोनों है। अब जैसे बैंक जो है वो लायबिलिटी साइड में किस रूप में लिखती है, तो लायबिलिटी साइड में लिखती है किस रूप में, तो डिपॉजिट। डिपॉजिट 100 रुपया लिखेगी। डिपॉजिट है पब्लिक का, उस पैसे को वापस करना है, और उसी पैसे को बैंक जब लोन देगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। तो बैंक के लिए भी ये जो है इसका दोनों साइड है, दोनों साइड है। यानी बैंक का ये एसेट भी है और बैंक की लायबिलिटी भी है। और सबसे जो इस पर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चाहे वो आपके लिए हो चाहे बैंक के लिए हो, एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है। और फाइनेंस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसको आप जानते हैं किस नाम से, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो जरूर जानते होंगे। तो बैलेंस शीट जो है किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट जो है इसमें दो साइड होता है। ठीक है, वित्तीय स्थिति को बताता है। तो बैलेंस शीट में दो साइड है, एक साइड लायबिलिटी, एक साइड एसेट। और सबसे मेन चीज़ है दोनों साइड हमेशा बराबर होता है। अब किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस निकलता है उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो भी आपने सुना होगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट जरूर निकलता है या लॉस जरूर निकलता है, लेकिन वो जो है सिर्फ एक साल के लिए होता है। एक साल के लिए वो यही बताएगा कि इस साल जो है कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। लेकिन किसी बिजनेस का जो वित्तीय स्थिति है, यानी फाइनेंशियली जो है वो बिजनेस किस कंडीशन में है, तो उसका जो वर्णन है वो बैलेंस शीट बताता है। अब बैलेंस शीट जो है बनाना अलग चीज़ है, और बैलेंस शीट का जो विश्लेषण है, एनालिसिस जो है वो अलग चीज़ है। अगर हमें बैलेंस शीट को विश्लेषण करने आता है, अगर आपको इतनी क्षमता है, तो अगर आप किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का बैलेंस शीट का अगर आप अध्ययन करें तो आप उस बिजनेस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, सबके बारे में जो आप कमेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर में, अभी वर्तमान में बिजनेस की वित्तीय स्थिति कैसी है और फ्यूचर में जो है इसकी स्थिति कैसी होगी, किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है किसी बिजनेस का जो है ये होता है बैलेंस शीट, जो एसेट और लायबिलिटी का शेड्यूल है, और दोनों साइड जो है हमेशा बराबर होगा। ये बैलेंस शीट जो विवरण है आपके एसेट का, आपके लायबिलिटी का, वो एक पर्टिकुलर डेट को होता है। यानी आज के डेट में हमारा ये एसेट है और ये लायबिलिटी है। अगर मान लो कल को आपने बिल्डिंग को बेच दिया तो क्या होगा, फिर वो बिल्डिंग एसेट साइड से गायब हो जाएगा। या मान लो आपने लोन को चुका दिया तो लायबिलिटी साइड से कल लोन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कि आज के डेट में या अभी के वक्त में ये सारे हमारे एसेट हैं और ये सारी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो फाइनल लाइन, बैलेंस शीट जो है ये एसेट और लायबिलिटी का शेड्यूल है जिसमें दो साइड होते हैं और दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और किसी भी बिजनेस का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कहा जाता है, जो डॉक्यूमेंट है, वो क्या है, बैलेंस शीट है। आई होप कि आपको बैलेंस शीट का एक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बैलेंस शीट जो है, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप अपना बैलेंस शीट खुद बना लेंगे, अपना बैलेंस शीट खुद बना लेंगे, उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। आपने, चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने अपने पेरेंट्स का बैलेंस शीट देखा है? ठीक है, आप तो बना लेंगे, लेकिन क्या आपने अपने पेरेंट्स का बैलेंस शीट देखा है? तो आप में से अधिकतर लोग कहेंगे नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गेस करो, गेस करो आपको उन्होंने कहाँ रखा होगा, किधर रखा होगा। देखिए, एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, गेस कर सकते हैं आप
कि आपको आपके पेरेंट्स ने किस साइड रखा होगा, एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बच्चों के बीच में कि ये तो कभी उन्हें सोचा ही नहीं। खैर, अधिकतर बच्चे कहते हैं कि एसेट साइड में। अब मुझे तो नहीं पता, वो कभी जाना तो चेक कर लेना। खैर, मैंने ऐसे ही समझा आपको। एनीवे, अब अभी करंट में एक स्थिति है जो आप पढ़ते होंगे कि इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट। भारत में ट्विन मतलब जुड़वां, कि इंडिया जो अभी जो है जुड़वां बैलेंस शीट यानी ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से जूझ रहा है। अब ये ट्विन बैलेंस शीट है क्या? तो मैं आपके सामने दो बैलेंस शीट बना रहा हूं, एक बैंक का और एक बैंक ने जो लोन दिया, यानी जो बोरोवर है। किसी एक कंपनी की बात करें, एक कंपनी की बात करें जो बैंक से बहुत ज्यादा जिसने बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिया। तो मैं दो बैलेंस शीट बना रहा हूं, आपके सामने है। एक बैलेंस शीट किसका? बैंक का। बैलेंस शीट किसका? और बैंक। बीच में लाइन है, ये आपका बैंक का एसेट और ये बैंक की लायबिलिटी। और ये बैलेंस शीट जो है किसी कंपनी का जिसको बैंक ने बहुत ज़्यादा मात्रा में लोन दिया। आप मान लो कंपनी ए। जैसे आपने सुना होगा करंट में कि किंगफिशर को बैंक ने जो लोन दिया डूब गया, तो किंगफिशर मान लो। अब शुरू से करें, ठीक है। हमने जो बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक लायबिलिटी में पहले लिखेगा किस रूप में? डिपॉजिट, 100 रुपया। और बैंक ने क्या किया? उसी पैसे को लोन दिया। उसी पैसे को लोन्स एंड एडवांसेस के नाम से बैंक के बैलेंस शीट में लिखा जाता है। लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, 100 रुपया। यहां तक समझ में आ गया। अब बैंक ने ये जो 100 रुपया लोन दिया इसी कंपनी को दिया, कंपनी ए को। अब कंपनी ए जो है वो बैंक से लोन क्यों ले रही है? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो है जैसे ही कंपनी ए को लोन मिलेगा, अब कंपनी ए के लिए भी इसका दो रूप होगा। एक तो वो अपने लायबिलिटी साइड में लिखेगा, किस रूप में? बैंक लोन। उसने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया 100 रुपये का, और इस पैसे को लेके इस कंपनी ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। तो जैसे वो इन्वेस्टमेंट करेगी, प्लांट लगाएगी, मशीन लगाएगी, XYZ, तो इन्वेस्टमेंट जो है उसके एसेट साइड में आ गया। एसेट साइड में फिर से देखें, बैंक ने जो लोन दिया बैंक का एसेट है, लेकिन बैंक ने लोन किसको दिया? कंपनी ए को। अब कंपनी ए ने लोन लेकर के उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो 100 रुपया है कंपनी ए के बैलेंस शीट में भी आएगा, पहले उसके लायबिलिटी साइड में बैंक लोन के रूप में, कि लायबिलिटी है कि बैंक को वापस करना है, और उस पैसे को लेकर इस कंपनी ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट किधर आ जाएगा? ठीक है, एसेट साइड में। तो अब इस दोनों बैलेंस शीट को देखें, इस बैलेंस शीट को देखें। ये बैलेंस शीट आपका किसका है? बैंक का है। और ये बैलेंस शीट किसका है? कंपनी का है। ठीक है, एसेट साइड को देखें, क्या दोनों एसेट में किसी तरह का संबंध है? ये और ये। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या दोनों एसेट में किसी तरह का संबंध है? यानी बैंक का जो एसेट है और कंपनी का जो एसेट है, तो दोनों में संबंध है, सीधा संबंध है। कारण अगर ये डूब गया तो ये भी डूब जाएगा। फिर से देखें, ये अगर डूब गया, कंपनी ने बैंक से लोन के लेके इन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन कंपनी को पैसा वापस करना है, तो कंपनी जो है वापस कब कर पाएगी? जब उसका इन्वेस्टमेंट क्या रहा? प्रॉफिटेबल रहा। यानी उसने इन्वेस्टमेंट किया, उत्पादन किया, ठीक है, बेचा, कमाया, ठीक है। जब प्रॉफिट कमाएगी तो बैंक को वापस करेगी। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा ये पैसा इन्वेस्टमेंट डूब गया, तो ये अगर डूब जाएगा तो ये भी डूब जाएगा, यानी बैंकों का पैसा। और यही जो है भारत में वर्तमान में हो रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है, यानी बैंकों ने जो कर्ज दिया, खास करके जो बड़े बड़े बोरोवर हैं, कॉर्पोरेट बोरोवर, हम और आप आते हैं रिटेल बोरोवर, छोटे छोटे बोरोवर, अरे हम लोग कितना लोन लेंगे? 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख। लेकिन ये जो बड़े बड़े बोरोवर हैं, कंपनियां हैं जिनको कहते हैं कॉर्पोरेट बोरोवर, तो ये जो है हजारों करोड़ रुपया बैंक से लोन लेती है और उन्होंने निवेश किया। लेकिन अगर उनका इन्वेस्टमेंट डूब गया तो निश्चित रूप से क्या होगा? वो जो है बैंक को पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, तो बैंक का भी पैसा क्या होगा? डूब जाएगा। तो दोनों एसेट में क्या है? संबंध है, और सीधा संबंध है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत में अभी जो स्थिति है ट्विन बैलेंस शीट, तो बैंकों की एसेट की क्वालिटी जो है, इसकी क्वालिटी टोटली डिपेंड करता है किस पे? इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी पे। यानी बैंकों का जो एनपीए है वो कम डूबे या एनपीए कम हो, या बैंक ने जो लोन दिया वो जो है पैसा ना डूबे,
इसके लिए जरूरी क्या है कि बैंक ने जिसको लोन दिया उसने जो इन्वेस्ट किया उसकी गुणवत्ता कैसी है। और उम्मीद है अगर जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक ये एनपीए क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो ये भारत की वर्तमान समस्या है कि इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट, यानी ट्विन मतलब जुड़वा। तो जुड़वा जो बैलेंस शीट की समस्या जूझ रही है, ना बैंक का बैलेंस शीट अच्छा लग रहा है देखने में, ना ही आपका कंपनी का। इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी डूब गई, खराब हो गई। इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी जब खराब हो जाती है तो बैंक के जो एसेट हैं उनकी क्वालिटी क्या हो गई, खराब हो गई। तो आई होप कि ये ट्विन बैलेंस शीट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग ठीक है थोड़ा सा करंट की बात करें और फिर से हम लोग उसी चार्ट को बना रहे हैं। थोड़ा मुझे कुछ चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से बैंक का लिंकिंग पेन, पब्लिक टू पब्लिक या पीपल टू पीपल। बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। लेफ्ट साइड में भारत के लोग जो है पैसे जमा करते हैं, ये इनका एसेट है। ठीक है, 100 रुपये जमा किया, 10% ब्याज, और बैंक ने उसी पैसे को क्या किया, किसी दूसरे को क्या किया, लोन दे दिया। ठीक है, तो जिन्होंने लोन लिया उनके लिए क्या है, ये उनके लिए है लायबिलिटीज, तो ये आपका बैंक के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। तो बैंक का बेसिकली दो साइड है और हम लोग पहले राइट साइड को डिस्कस करेंगे। राइट साइड यानी बैंक जो लोन देती है वो बैंक का एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि बैंक उससे कमाएगी, और जिन लोगों ने लोन लिया ठीक है उनके लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, क्योंकि उस पैसे को वापस करना और वो भी ब्याज समेत। तो बैंकों के लिए क्या जरूरी है कि जो उन्होंने लोन दिया वो पूरा सेफ रहे, यानी न सिर्फ ब्याज बल्कि मूल भी अमाउंट क्या हो उसको टाइम पे मिले। अगर ये पैसा डूब गया तो निश्चित रूप से हमारे डिपॉजिट पे फर्क पड़ेगा। और अगर बैंकों ने जो लोन दिया वो पैसा अगर डूब गया, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो इससे न सिर्फ बैंकों का प्रॉफिट पे असर पड़ेगा बल्कि बैंकों का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आ जाएगा। कारण क्योंकि ये जो पैसा बैंक लोन दे रही है वो बैंक का अपना नहीं है, किसका है, ये पैसा पब्लिक का है। तो पब्लिक के पैसे की सेफ्टी भी क्या होगी, वो निश्चित रूप से क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ठीक है, अब पुराने बैंक की बात करें जो 1998 में भारत में बैंकिंग सेक्टर सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए नरसिम्हन कमेटी के रिपोर्ट के बाद। तो हमारे सारे इतने बैंक थे, चेन ऑफ बैंक थे। एक समय हमारे देश में तकरीबन 28 पब्लिक सेक्टर बैंक था, 28 सरकारी बैंक थे, प्राइवेट बैंक अलग से थे, लेकिन सारे बैंक लॉस में थे। और बैंकों से जो उम्मीद थी कि देश में निवेश को बढ़ाने में अपना रोल अदा करेंगे, उसमें बैंक पूरी तरह विफल हो गए। कारण मैंने बताया। तो पुराने बैंकों के डूबने का क्या कारण था? तो बहुत से कारण थे, लेकिन एक कारण वे भी था आपका एनपीए। जब भारत का बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म शुरू हुआ 1998-99 में, तो उस वक्त भारत के सारे बैंकों को मिला दें तो उनका जो टोटल एनपीए था वो था 58,000 करोड़ रुपए। 58,000 करोड़ रुपए, ये जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट था। क्योंकि 98 में भारत के सारे बैंक को मिला दें तो उनका जो है कुल पैसा जो डूब रहा था 58,000 करोड़ रुपए। 58,000 करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट इसलिए भी था क्योंकि एक तो बहुत पहले की बात है, करीब जो है 22 साल पुरानी बात है। ऊपर से उस वक्त हमारे सारे बैंक लॉस में थे। खैर, किसी तरह से बैंक रिकवर किया, लेकिन फिर से करीब हम देखें तो पिछले 15-16 साल तो ठीक रहा, लेकिन 2000 एग्जैक्ट देखें तो 2014-15 की बात करें, 2014-15 में ये जो है बढ़ के हो गया 1,37,000 करोड़ एनपीए, 1,37,000 करोड़। तो ये जो है 15 साल के बाद फिर से देखें 1,37,000 करोड़, डबल से ज़्यादा। यानी मुश्किल से 15 साल तक जो है हमारे बैंक सही सलामत रहे, और फिर से जो है उसी समस्या से वो जूझने लगे जिससे वो जूझ रहे थे रिफॉर्म से पहले। एनपीए, अब दोनों को कंपेयर करें, 1998-99 का 58,000 करोड़ और 2014-15 का 1,37,000 करोड़। तो दोनों में ज़्यादा कौन है, रियल टर्म में ज़्यादा कौन है? रुपए में तो ये ज़्यादा है, तो रियल टर्म में ये ज़्यादा था। कारण देखो, एक तो 15 साल का समय का गैप था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और दूसरा 1998-99 में सारे बैंक लॉस में थे। ठीक है, और इस वक्त सारे बैंक प्रॉफिट में हैं।
तो अगर आप लॉस में होते हैं तो कम पैसा ही ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं तो स्वाभाविक है ज़्यादा पैसे का भी वैल्यू कम होता है। लेकिन 2013-14 के बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ा। अगर हम आंकड़े आपको दें तो 2015-16 में ये बढ़ के हो गया, 2015-16 में 1,37,000 करोड़ से ये बढ़ के हो गया 2015-16 में ये हो गया 1,85,000 करोड़, 1,85,000 करोड़। उसके बाद जो है 2016-17 में ये जो है बढ़ के हो गया तकरीबन 2,46,000 करोड़। उसके बाद जो है 2017-18 में ये बढ़ के हो गया तकरीबन 4,46,000 करोड़, 4,46,000 करोड़। इसके बाद बढ़ता रहा और अभी वर्तमान में जो है तकरीबन 9,50,000 करोड़ रुपया जो है, इससे भी ज़्यादा है, ज़्यादा। तो एनपीए बढ़ रहा है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या ये हमारे वर्तमान में जो बैंकिंग सिस्टम है इसके लिए ये सही है? नहीं। ठीक है, मुश्किल से 15-16 साल बैंकों ने हमारे सही ढंग से काम किया और फिर से उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग थे जब हमने शुरुआत की थी 1998 में। तो ये जो एनपीए है बढ़ता जा रहा है। अब एनपीए बढ़ने में इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो योगदान है तो सरकारी बैंकों का योगदान है तकरीबन 86%, 86%। और जो प्राइवेट बैंकों का जो हिस्सेदारी है 14%। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकारी बैंक हैं कुल एनपीए में उनका योगदान है 86% और जो कहा जाए जो प्राइवेट बैंक हैं उनका योगदान है सिर्फ 14%। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि जो सरकारी बैंक हैं उनका लोन देने का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, किसके अपेक्षा? प्राइवेट। और लोन देने के मामले में ज़्यादा सतर्कता जो है वो जो है प्राइवेट बैंक जो है वो ज़्यादा कुशल है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये सरकारी बैंकों का कहना है। सरकारी बैंकों की अपनी दलील थी या अपनी दलील है। तो उनका कहना है कि हमारा जो एनपीए है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग संख्या में ज़्यादा हैं और प्राइवेट बैंकों के मुकाबले हम लोग ज़्यादा लोन देते हैं, तो हमारा एनपीए ज़्यादा होगा। तो एनपीए को रुपये में नहीं देखा जाए बल्कि जो हम लोन देते हैं उसके परसेंटेज में। अब परसेंटेज में अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? बस अब जैसे मान लो पहले साल फर्स्ट ईयर तो बैंक ने मान लो 100 रुपये का लोन दिया और इसमें से 3 रुपया जो है एनपीए हो गया, 3 रुपये एनपीए हो गया। तो कितना परसेंट है? तो ये हो गया आपका 3%। ठीक है, अगले साल यानी सेकेंड ईयर तो बैंक ने जो है 200 रुपये लोन दिया, लोन की मात्रा बढ़ गई और इसमें एनपीए आपका है 6 रुपया। तो रुपये में तो बढ़ गया लेकिन जो लोन दिया गया उसका अभी भी कितना परसेंट है? अभी भी 3% है, 3% है। तो सरकारी बैंकों का कहना था कि आप रुपये में एनपीए को ना देखें। एनपीए जरूर बढ़ गया 3 रुपये से 6 रुपया, लेकिन आप देखें कि जो लोन दिया जा रहा है उसके परसेंटेज के टर्म में तो पहले साल भी 3% था और दूसरे साल भी 3% है, क्योंकि पहले साल 3 रुपया डूबा 100 रुपये में से तो 3% हो गया और दूसरे साल 6 रुपया डूबा 200 रुपये में तो ये भी 3% हो गया। तो आप रुपये में ना देखें, आप किस में देखें? परसेंटेज में। लेकिन जब हम परसेंटेज में देखते हैं तो वहाँ भी जो है एनपीए बढ़ा है। अब हर एक बैंक का तो ये रेट अलग अलग होगा, हर एक बैंक का जो रेट क्या होगा अलग अलग होगा। लेकिन मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, आज से 6 साल पहले बैंकिंग सिस्टम भारत का जो एवरेज एनपीए था वो था 3.5%। ठीक है, 6 साल पहले भारतीय बैंकों का जो एवरेज औसत जो एनपीए था वो था 3.5%। लेकिन अब जो है ये बढ़ के हो गया तकरीबन जो है 9.5%। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, औसत। ठीक है, 9.5%। यानी एनपीए जो है रुपये के साथ साथ परसेंटेज बढ़ रहा है और बहुत तेजी के साथ। किसी बैंक का तो 12% भी है। तो हर एक बैंक का मैंने कहा अलग अलग है, हर एक बैंक का अलग अलग है, लेकिन परसेंटेज में भी एनपीए आप देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है और ये भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए एक जो है बहुत चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। तो ये जो है समस्या है। अब आप समझें कि एनपीए होता क्या है, एनपीए होता क्या है और बैंकों का जो डूब रहा है, ठीक है, वो मेनली किसके कारण? तो पहले मैं समझा दूं कि बैंक से जो लोन लिया जाता है बोरोवर, तो 2 तरह के बोरोवर होते हैं। पहला होता है कॉर्पोरेट बोरोवर और दूसरा हम लोग हैं छोटे मोटे, इसको कहते हैं रिटेल। ठीक है, रिटेल मतलब खुदरा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बोरोवर होते हैं बड़े
अब बैंक जो है, ये जो एनपीए हो रहा है ना, तो मेनली जो है सबसे ज़्यादा योगदान है कॉर्पोरेट बोरोवर का। जो कॉर्पोरेट बोरोवर जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो एक ही बार में जो है बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लेती है, और हम और आप आते हैं छोटे खुदरा, ठीक है। तो हम और आप जो है ज़्यादा कसूरवार नहीं है, क्योंकि हम लोग बैंक से कितना लोन लेंगे। अब जैसे बहुत तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, घर खरीदोगे 50 लाख, 1 करोड़, तो हमारे आपके लिए वो 1 लाख करोड़ जो है, या 1 लाख रुपया जो है, या 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन बैंक के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कॉर्पोरेट बोरोवर होते हैं, बड़े बोरोवर, तो एक ही बार में 20,000 करोड़ रुपया लोन लिया। और बैंक जो है हमेशा, देखो, बैंक के लिए लोन देना मजबूरी है, क्योंकि बैंक जो पैसा लोन देती है वो पब्लिक का है, जिस पे उसको ब्याज देना है। तो बैंक भी हमेशा प्रेफर करती है कि कॉर्पोरेट बोरोवर को लोन दे। अब मैं उदाहरण समझा रहा हूं। एक कॉर्पोरेट बोरोवर है, एक बड़ी कंपनी है, उसने एक ही बार में बैंक से 20,000 करोड़ रुपए लोन लिए, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए लोन लिए। तो एक ही बोरोवर को मिल गया बैंक को, और 20,000 करोड़ रुपए क्या लोन दे दिया। लेकिन उसके बदले अगर हम और आप रिटेलर, तो हम लोग जो है छोटा लोन लेते हैं। मान लो एक आदमी, एक रिटेलर जो है, रिटेल बोरोवर 1 करोड़ का लोन लेता है, तो 20,000 करोड़ रुपए और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए, तो हमारे जैसे कितने लोगों को ढूंढना पड़ेगा और लोन देना पड़ेगा बैंक को 20,000 करोड़ रुपए देने के लिए। तो 20,000 व्यक्ति को, 20,000 जो है रिटेल बोरोवर को बैंक को ढूंढना पड़ेगा। तो बोरोवर को ढूंढना और लोन देना जो है, ये भी बैंक के लिए मुसीबत है, ठीक है। तो इसलिए बैंक हमेशा प्रेफर करता है कॉर्पोरेट बोरोवर को। यही भारत में हुआ, खास करके 2004, 9 और 9-14। ये वो वक्त था जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उस दौरान जो है भारत में क्रेडिट का जो ग्रोथ था, ये मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि एक होता है मौद्रिक नीति और एक होती है क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। तो दोनों दो अलग चीज़ है। क्रेडिट पॉलिसी जो है ये बड़ा चीज़ है, किसके तुलना में? मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोनों में क्या अंतर है, ये सब आगे पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे मौद्रिक नीति। तो खैर, तो भारत में 2004, 2009 और 2009, 2014, इस बीच में जो बैंकों का जो क्रेडिट का ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा था। बहुत बड़ा अमाउंट जो है किसको दिया गया लोन, तो खास करके कॉर्पोरेट बोरोवर को, और वो पैसा डूब गया। क्यों एनपीए हुआ, कारण क्या थे, ये सब तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं रिटेल। तो बैंक प्रेफर किसको करता है? कॉर्पोरेट बोरोवर को। खैर, अब एनपीए होता क्या है? तो जैसे मान लो बैंक ने लोन दिया तो लोन दे दिया, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ। अब पहला इंस्टॉलमेंट जो है, सपोज कि आपके ऊपर ड्यू हो रहा है 1 जुलाई को आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है। तो बैंक को अब क्या करना है आपको, कि जब जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा आपको पे करना है। तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो इंस्टॉलमेंट में मान लो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देना है 50,000 रुपया, ठीक है। अब ये जो इंस्टॉलमेंट है, इसमें पूरी तरह से मूल का अमाउंट नहीं होगा, या पूरी तरह से ब्याज भी नहीं होगा, ठीक है। फिर से देखें, जो 50,000 आपका इंस्टॉलमेंट है, उसमें एक हिस्सा ब्याज का भी होगा, एक हिस्सा मूल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ये 100% ब्याज नहीं हो सकता है, ये 100% मूल अमाउंट नहीं हो सकता है। ये मैथमेटिक्स आप पढ़ते होंगे। शुरुआती दौर में इसमें ब्याज की मात्रा ज़्यादा होती है, चूंकि मूल अमाउंट ज़्यादा है। और जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट बढ़ेगा, इस 50,000 में क्या होता है कि ब्याज की मात्रा घटती है और मूल का अमाउंट बढ़ता है। और आखिरी के जो आप इंस्टॉलमेंट देते हो, तो उसमें आप देखोगे ब्याज की मात्रा जो है वो काफ़ी कम होगी, और अधिकतर पेमेंट आपका मूल के तहत होगा। तो ये बेसिक रूल मैथमेटिक्स का। तो 1 जुलाई को आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, ठीक है। तो अगर आपने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ड्यू डेट से 90 दिन तक आपने अगर पेमेंट नहीं किया, यानी ड्यू डेट से 90 दिन, तो इसमें जो है 90 दिन जोड़ लो, इसमें 90 दिन जोड़ लो। ऐसे हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। तो जुलाई, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, मान ले 1 अक्टूबर को 90 दिन पूरा हो रहा है, ठीक है। यानी 1 अक्टूबर को, ठीक है, 90 दिन पूरा हो गया। तो 1 अक्टूबर तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया, यानी ड्यू डेट से 90 दिन के बाद, ठीक है, तो फिर 91 दिन जो है, 91 दिन जो होगा, यानी कि 91st डे जो होगा, उस डेट को बैंक के लिए क्या जरूरी है कि आपका जो लोन है उसको क्या करेगी, यहां से गुड डेट से निकाल के और वो एनपीए में कन्वर्ट कर देगी, और उसका एनपीए बढ़ जाएगा, रिपोर्ट कार्ड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ड्यू डेट से 90 दिन का समय दिया गया है। 90 दिन तक जो है, चाहे आपने पे नहीं किया है, तो 90 दिन तक जो है आपको, ठीक है, डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा।
आप अभी भी गुड डेटर के कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन जैसे ही 90 दिन पूरा हो गया, आरबीआई के रूलिंग के मुताबिक, आरबीआई का जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक बैंक क्या करेगी कि आपका जो पैसा है, आपका जो लोन है, आपको जो है देखिए गुड डेटर से निकाल करके और डिफॉल्टर में डाल देगी और आपका पैसा एनपी हो जाएगा। ठीक है, आप एनपी, आपका पैसा लोन एनपी में आ गया। लेकिन देखो, बैंकों के ऊपर भी बहुत खतरा है, बैंकों के ऊपर जो है बहुत खतरा है, क्योंकि जैसे ही किसी बैंक का एनपी होता है तो हमने क्या कहा, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या होगा, खराब हो जाएगा। और अब तो ये जो खतरा है वो सरकारी बैंकों के ऊपर भी है, और सरकारी बैंकों के ऊपर भी है। तो सरकार जो बैंक है बेसिकली वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका एनपीए क्या हो, किताबों में ज़्यादा हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जो मान लो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, सरकारी बैंक ही, मान लो पीएनबी है, और अचानक पता चला कि पीएनबी का एनपीए है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या सरकारी बैंकों की कमी है या बैंकों की कमी है? नहीं, अब तो ऑनलाइन भी आप अकाउंट खाता खोल करके और इमीडिएटली क्या करोगे, सारा पैसा पीएनबी से ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ये जो प्रेशर है, खतरा है, अब वो सिर्फ प्राइवेट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी बैंक के ऊपर भी क्या है, इसका खतरा है। तो बैंक जो है वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका हिसाब किताब है, रिपोर्ट कार्ड खराब हो, यानी एनपीए उनका ज़्यादा ना हो, जबकि हो चुका है। इस केस में बैंक क्या करेगी? क्योंकि आरबीआई के रूलिंग के मुताबिक आपका जो पैसा है वो एनपीए हो चुका है और बैंक की मजबूरी है, तो बैंक नहीं चाहता है कि उसका रिपोर्ट कार्ड खराब हो, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करता है, देखो कैसे मैनिपुलेट करता है, देखिए कैसे मैनिपुलेट करता है। और एक प्रोसेस है, उसका नाम है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। ठीक है, शायद आपने पढ़ा हो, एवरग्रीनिंग, एवरग्रीनिंग, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, एक प्रोसेस है। देखो, एवरग्रीनिंग वर्ड जो है ये बना एक वर्ड आपने सुना होगा, एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब हुआ सदाबहार। सदाबहार, किसी हीरो के बारे में आप कहते हो ये एवरग्रीन है, हमेशा एक ही जैसा लगता है, हमेशा एक जैसा, कोई बदलाव नहीं। तो ये जो है बैंक देखो क्या करता है, कैसे मैनिपुलेट करता है। अब आपका चलो 1 जुलाई को क्या हुआ, आपके ऊपर ड्यू हो गया और आपने नहीं दिया, तो बैंक वेट करेगी कब तक, 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर के बाद जो है बैंक को क्या करना है, वो एनपीए डिक्लेयर करना ही है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं करती है तो आरबीआई, चूंकि आरबीआई को एक एक चीज़ बैंक क्या करती है, रिपोर्ट करती है, तो आरबीआई उसके ऊपर क्या करेगी, पेनाल्टी लगाएगी। और पेनाल्टी बहुत ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा टाइम टू टाइम आरबीआई बैंकों के ऊपर, सरकारी बैंकों के ऊपर भी पेनाल्टी लगाती है। तो बैंक क्या करेगी, देखो 1 अक्टूबर तक बैंक के पास समय है, तो बैंक क्या करेगी, रिपोर्ट कार्ड खराब ना हो तो 1 अक्टूबर से 15 दिन पहले, यानी मान लो 15 सितंबर को, यानी अभी भी बैंक के पास कितना दिन है, मान लो मैं बैंक हूं और मुझे पता है कि आप देने वाले नहीं हो, तो 1 अक्टूबर तक मैं वेट करूंगा। 1 अक्टूबर बाद आपका पैसा एनपीए में चला जाएगा और आपको डिफॉल्टर मान लिया जाएगा। तो मैंने क्या किया, 15 दिन पहले, 15 सितंबर को, तो मैंने क्या किया, आपको एक नया लोन जारी कर दिया, नया लोन जारी कर दिया। और नया लोन लेकर के आपने क्या किया, पुराना लोन चुका दिया। फिर से देखें, 15 सितंबर को, यानी एनपीए डिक्लेयर होने से 15 दिन पहले मैंने क्या किया कि आपको एक नया लोन जारी किया और आपने क्या किया, ठीक है, नया वाला लोन लेकर के आपने पुराने लोन को चुका दिया। ये जो है महज खाना पूर्ति होती है। कॉमर्स का जो है स्टूडेंट समझ पा रहा होगा, ये जो है डेबिट क्रेडिट का चक्कर है। यानी पहले जो है आपके अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, यानी आपके अकाउंट में लोन सैंक्शन करके और आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, और अगला जो है ठीक है उतना से फिर डेबिट कर दिया, यानी निकाल भी लिया। ठीक है, तो इधर से दिया उधर से निकाल लिया। तो पुराने लोन को चुकाने के लिए मैंने आपको क्या किया, एक नया लोन दे दिया। तो नया लोन लेकर के आपने पुराने लोन को चुका दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ किताबी एंट्री हुई। ठीक है, तो अब जो है ये आपका 1 अक्टूबर को पुराना लोन तो आपने चुका दिया। अब जो नया लोन दिया गया 15 सितंबर को, अब ये 2 महीने के बाद ड्यू होगा, 2 महीने के बाद ड्यू होगा, फिर 3 महीना और। ठीक है, यानी अब ये जो एनपीए होगा वो 5 महीने के बाद। फिर बैंक क्या करेगी, 4.5 महीना तक वेट करेगी। 4.5 महीना मैं वेट करूंगा, फिर क्या करूंगा, एक नया लोन दे दिया और आपने पुराने लोन को क्या क्या चुका दिया। ठीक है, तो पुराना एनपीए होगा नहीं। अब फिर क्या होगा, अब उसके 4.5 महीने बाद, तो ये जो है इससे क्या होगा कि रियल टर्म में तो आप हो चुके डिफॉल्टर, ये मेरा पैसा डूब चुका है। ठीक है, ये मेरा पैसा डूब चुका है, लेकिन किताबों में ठीक है कभी भी एनपीए नहीं होगा, किताबों में कभी भी एनपीए नहीं होगा। इसको हम कहते हैं, ठीक है, वो हमेशा आप जो है गुड डेटर के कैटेगरी में रहेंगे। और हमेशा इसलिए कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन,
यानी ये जो लोन है जो मैंने आपको दिया वो सदाबहार है। किताब में क्या होगा कि आपने जो है सारे पैसे जो है समय पे चुकाए, सारे पैसे समय पे चुकाए। तो ये जो है ये भी प्रोसेस तो आरबीआई के नज़र में था। तो आरबीआई ने क्या किया, अपना रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बहुत टफ कर दिया। क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है और बैंकों का सुपरवाइजर भी है। तो पहले क्या था कि जब कंप्यूटर नहीं आया था तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन चूंकि अब क्या है ना कि बैंकों का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, तो आरबीआई को ये लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट करते हैं, क्या क्या रिपोर्ट करेंगे, तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है आरबीआई ने जो है बहुत टफ बना दिया, बहुत टफ बना दिया। अब बैंकों को एक एक चीज़ की जानकारी जो है आरबीआई को देना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब जैसे मान लो आपका बचत खाता है, बचत खाता है और आपने ज़िंदगी भर की कमाई जो है उसमें जमा करके रखा हुआ है, आपका पैसा है, ठीक है। आप जो है आज बैंक से क्या करते हो कि 15 लाख रुपए निकालते हो किसी भी काम के लिए, तो आपका पैसा है, एक नंबर पैसा है, आपने जमा किया है, टैक्स पे करने के बाद आप 15 निकालो या 20 निकालो। लेकिन अब आपको बैंक वाले नहीं बताएंगे। लेकिन चूंकि जैसे ही आप 10 लाख रुपया या उससे ज़्यादा निकालते हो तो बैंक क्या करेगा, ये जो चीज़ है आरबीआई को रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। आरबीआई के साथ साथ जो टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी रिपोर्ट करना ज़रूरी है कि फलाना व्यक्ति ने आज जो है अपने खाते से इतना रुपया निकाला, तो वो भी अलर्ट हो जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो आपका एक एक सूचना जो है बैंकों को किसको देना, आरबीआई को। तो आरबीआई ने हाल फिलहाल बरसों में अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को, यानी जो मैकेनिज्म है जो रिपोर्ट करने का जो है उसको काफ़ी विकसित कर दिया है, जिससे कि आरबीआई का बैंकों के ऊपर जो है जो सुपरविजन है, वो निरीक्षण जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। तो जब आरबीआई ने क्या किया, बहुत टफ डिसीजन लिया, तो तब बैंकों के लिए डिस्क्लोज करना ज़रूरी था। तो तब पता चला कि बैंकों का एनपीए अचानक से क्या हो गया, बढ़ता चला गया और अब तो कहा जाता है कि खतरे के निशान को बढ़ चुका है वही है। तो अब जो है 9.5 लाख रुपया से 9.5 लाख करोड़ रुपये से अब ये ज़्यादा हो चुका है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में वर्तमान में जो स्थिति है कोविड-19 की बात करें तो इंडियन इकॉनमी पूरी तरह से कहा जाता है आउट ऑफ ट्रैक है और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है -23% हो चुका है। तो दोबारा से पटरी पे लाया जाए तो किसी भी देश में कहा जाता है 2 पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय और मौद्रिक नीति आरबीआई, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन भारत में बड़ी समस्या है अभी, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि दो जो देश के की पोस्ट हैं, जो सबसे अधिक इकोनॉमिक फ्रंट पे जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं, एक वित्त मंत्री और दूसरा आरबीआई गवर्नर। तो यहाँ पे सरकार को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और देश का जो सबसे कुशलतम व्यक्ति हो उसको ये पोस्ट देना चाहिए। लेकिन पिछले 6 साल में इस वर्तमान सरकार का दुर्भाग्य है, मैं किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं जा रहा, जो सही है वो सही है, इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत में जो भी वित्त मंत्री बने हैं पिछले 6 साल में, उनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, और जो भारत का आरबीआई का गवर्नर बना है उसको बैंकिंग की समझ नहीं है। तो कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए, तो सरकार जो है या आरबीआई पूरी तरह से क्लूलेस है, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं उनकी स्थिति तो और खराब है। तो भारत सरकार ने क्या किया, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय ने क्या किया, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही है जिससे लगे कि अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। तो वो आरबीआई के पीछे छुप गए और आरबीआई को फ्रंट पे कर दिया है, और ऐसे मानते हुए कि जो भी होगा आरबीआई करेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमारे वित्त मंत्री से अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो तुरंत नाराज हो जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता है। वो जो है अपने सचिवों को बोल देते हैं कि इसका जवाब ये देंगे, इसका जवाब ये देंगे, और ऐसे ऐसे बयान आते हैं तो वित्त मंत्रालय की तरफ से जो सुन करके दुख होता है। तो ये बड़ी विकट समस्या है। आरबीआई गवर्नर की बात करें तो उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। बैंकों के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण है, लेकिन जो है ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है, सोशल मीडिया के द्वारा जो है वो बैंकों को क्या करने जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से, ठीक है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। कहा जाता है कि कोई भी इकॉनमी मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से चलता है, ठीक है, जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोग हैं उससे ही चलता है। तो जो बहुत अमीर हैं, ठीक है, बहुत अमीर हैं, तो कोविड-19 से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके विकल्प बहुत सारे हैं। जो बहुत गरीब हैं तो वो ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं, उनकी इच्छाएं भी नहीं होती है, इच्छाएं खत्म हो चुकी होती है।
बस उनका दोनों टाइम का जो है। तो गरीबों के लिए तो निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भी और उसके बाद भी सरकार ने कदम उठाए। लेकिन मिडिल क्लास इनकम ग्रुप पीपल, आपके जैसे लोग पढ़े लिखे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका नौकरी चला गया, उनका जो है इनकम कम हो गया है, भी तो सैलरी आधी हो गई, ठीक है, तो इन लोगों का जो देश का ड्राइवर है उस पर सरकार ने भी कोई काम नहीं किया। अब जो है लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं घर खरीदने के लिए। अब अचानक से लॉकडाउन हो गया और सबका काम धंधा रुक गया, नौकरी चली गई, नौकरी में जो है सैलरी में गिरावट आई। किसी ने घर खरीदने के लिए लोन लिया था, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया था, किसी ने गाड़ी खरीदने के लिए। अब कमाई बंद हो गई तो क्या होगा, फिर कहाँ से पे करेंगे? तो फिर आरबीआई ने कदम उठाया और मॉरेटोरियम वर्ड सुना होगा, मॉरेटोरियम। तो मॉरेटोरियम का मतलब क्या हुआ, देखिए एक तरह से टालना होता है। तो पहले 3 महीना और बाद में जो है 6 महीने के लिए, यानी मार्च से लेकर के और अगस्त तक 6 महीने के लिए जो मॉरेटोरियम की घोषणा कर दी। यानी 6 महीने में आपके कितने इंस्टॉलमेंट होंगे, 6 इंस्टॉलमेंट होंगे, तो आप इसको नहीं पे करेंगे, ठीक है, आप इसको नहीं पे करें। पे करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी सुविधा ले सकते हैं। यानी मार्च से लेकर के 31 अगस्त तक, ठीक है, 6 जो है आप इंस्टॉलमेंट को आप टाल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, लोगों को लगा कि सरकार ने एक तरह से उनको रिलीफ जो है मदद पहुंचाई है। लेकिन बाद में पता चला कि खेल को दूसरा ही है। अब जैसे आपने घर खरीदा, आपने घर खरीदा और मान लो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है, 50,000 रुपया। तो आपने इस 6 महीना की सुविधा ले ली, 6 महीने की सुविधा ले ली। अब 50 में क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा उसको अलग कर दें कि मूल अमाउंट कितना है और ब्याज कितना है। तो ऐसे तो मूल अमाउंट बढ़ता है, तो मान लो इसमें ब्याज का जो है ये है 35,000 रुपया और मूल अमाउंट आपका क्या है, ये आपका जो है, ठीक है, 15,000। तो बाद में पता चला कि आपका जो है मूल अमाउंट ही सिर्फ आपका जो है माफ हुआ है। ये बैंकों का जो ब्याज है वो आपके ऊपर चढ़ता रहेगा, बैंकों का ब्याज चढ़ता रहेगा। यानी आपने अगर 6 इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है तो 6 इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ कि 35,000 गुने 6, यानी आपके ऊपर जो है 2,10,000 रुपया जो है ये ब्याज आपके ऊपर जो है बैंक का चढ़ गया। यानी अगर आपने 50 लाख रुपया मान लो लोन लिया था, 50 लाख रुपया मान लो लोन है, ठीक है, तो 2,10,000 जो है वो और जुड़ गया। यानी ये जो है इसका एक वर्ड है कैपिटलाइजेशन। यानी ये जो है आपका, अब आपके ऊपर लोन कितना हो गया, 52,10,000 रुपये। और अब जो है आपको 52,10,000 रुपये आपको क्या करना है, ब्याज देना है। यानी ब्याज का भी आपको ब्याज देना है, ठीक है। तो एक तरह से इसको चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज आपका नहीं खत्म हुआ, ठीक है, सिर्फ आपका मूल अमाउंट जो 15,000 रुपया था उससे आपको मुक्ति मिल गई। ठीक है, 6 महीने तक आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, 6 महीने तक आपका पैसा एनपीए में नहीं आएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये जो ब्याज बैंकों का है वो आपके ऊपर क्या होगा, चढ़ता रहेगा। और 6 महीने आपने अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो 2,10,000 आपके ऊपर ब्याज हुआ। अब ये 50 लाख आपने लोन लिया था, मान लो कि 50 का 50 ही है, तो अब क्या होगा कि इसको वर्ड बोलते हैं कैपिटलाइज हो जाएगा। यानी जो ब्याज है वो मूल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब बैंकों का आपके ऊपर लोन कितना हो गया, 52,10,000, और इस पे आपको ब्याज देना आगे। यानी ब्याज का ब्याज, 52,10,000 का मतलब क्या हो गया, इस पे 2,10,000 ब्याज भी है। तो इसका अगर हम ब्याज निकालेंगे, इसका मतलब इस पे भी, तो ब्याज पे भी बैंक ब्याज ले रही है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इससे तो ठीक है, तत्काल हमें 6 महीने का रिलीफ हुआ, लेकिन इससे तो फ्यूचर में हमारी समस्या क्या होगी, और बढ़ जाएगी। यानी एक तरफ जो है सरकार ने लॉकडाउन लगा के लोगों को घर में सीमित कर दिया, लोगों के आय का जरिया बंद कर दिया, और दूसरी तरफ जो है बैंक कह रही है कि जो है हम ब्याज का भी ब्याज लेंगे। यानी अगर मान लो, ठीक है, 6 इंस्टॉलमेंट आपने, मैं उदाहरण ले रहा हूं, 6 इंस्टॉलमेंट आपका कितना हो गया, तो 50,000 गुने 6, तो तकरीबन जो है ये आपका जो है 3 लाख रुपया आपका बचा। 3 लाख रुपया आपको पे नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आपने मान लो 50 लाख रुपया लोन लिया है और वो भी 20 साल के लिए, तो अंत में कुल मिलाकर के आपको 3 लाख रुपए के बराबर बदले आपको जो है 11 लाख रुपया देना पड़ेगा, यानी 8 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडिया में हो रहा है। ठीक है, किस तरह का लोगों को रिलीफ दिया गया है, बात उसका नहीं है, बात यह है कि जो लोग नीतियां बनाते हैं, ठीक है, उनका जो है ब्लॉकेज है, मेंटल ब्लॉकेज है, उनके कुछ नहीं समझ में आता है। इससे तो बाद में बैंकों का एनपीए और डूबेगा। अब यहां पे ना भारत सरकार कुछ कह रही है, ना आरबीआई कुछ कह रहा है। आरबीआई ने कहा कि हमने बैंकों के ऊपर छोड़ दिया है,
ठीक है, और भारत सरकार कहती है आरबीआई का मुद्दा है। तो फिर एक व्यक्ति जो हैं कोर्ट में मूव कर गए, ये मेरे ख्याल से आगरा के बहुत फेमस हैं, एक दुकान चलाते हैं मिस्टर गजेंद्र चौहान। तो ये जो है कोर्ट में मूव कर गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि ये कौन सा रिलीफ है। तो कोर्ट जो है फिर बीच में आ गई। भारत में ऐसा लगता है कि सारे डिसीजन जो है अब सरकार नहीं लेगी बल्कि कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट ने फिर क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कभी हम आपको परमिशन नहीं देंगे कि जो है कि आप भारत का आम आदमी जो है वो परेशान हो और उसके कॉस्ट पे आप फले फूले। ये तो पूरी तरह गलत है। तो भारत सरकार से जवाब मांगा, भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और आरबीआई से जवाब मांगा, आरबीआई जो है वो भी अभी तक क्लूलेस है। फिर जो है अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ घोषणा कर दी, भारत सरकार को 2 हफ्ते का टाइम दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तय कर दिया है कि 28 सितंबर को या तो आप लोग कुछ प्लान लेके आइए, ठीक है, इंटरेस्ट पे तो ठीक है चर्चा होगी कि ब्याज का ब्याज जो है ये तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ठीक है आपका जो भी हो, ठीक है, बीच में कुछ लेके आइए, नहीं तो हम जो है फाइनल डिसीजन देंगे और वो सबके लिए मान्य होगा। तो कहने का मतलब ये किस तरह की पॉलिसी भारत में आ रही है। सक्षम लोग दूर हैं और सक्षम लोग जो है, ठीक है, पूरा जो व्यवस्था को संभाले हुए हैं। तो ये जो है भारत सरकार की विफलता है। अब यहां पे अगर ब्याज माफ कर दिया जाए, बैंकों का अब अपना दलील है, ठीक है, ब्याज तो चलेगा लेकिन ब्याज का ब्याज नहीं चलेगा। तो बैंकों का दलील है कि भाई हम ब्याज जब तक कमाएंगे नहीं तब तक जो है हम ब्याज कहां से देंगे, क्योंकि भारत का एक बड़ा वर्ग है जो कि बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करता है और वहीं से ब्याज मिलता है। तो उनसे क्या होता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो बैंक का कहना है कि जब तक हम ब्याज कमाएंगे नहीं तब तक ब्याज कहाँ देंगे। और लॉकडाउन के दौरान भी हमने इन लोगों को क्या किया, जो भी ब्याज हमने प्रॉमिस किया था दिया। तो वहाँ पर बैंक का तर्क सही है। इसलिए मुझे लगता है कि ब्याज तो रहेगा, ठीक है, लेकिन ब्याज का ब्याज नहीं होना चाहिए। तो 28 तारीख को आप लोग वेट करें और पढ़ें कि हो क्या रहा है। खैर जो भी हो, तो कुछ चीज़ें और भी। अब एनपीए के कारण क्या हैं, क्यों भारत में एनपीए अचानक से बढ़ा, एनपीए को कम करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं, देखिए कितना सफल कितना असफल, ये सब उतना उसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। कुछ चीज़ें मैं और बताता हूँ बैंक के बारे में। तो बैंक जो है 2 तरह के भारत में बैंक हैं, एक सरकारी बैंक, एक प्राइवेट बैंक। तो भारत का आम आदमी यही सोचता है कि सरकारी बैंक में अगर वो पैसा जमा करता है तो उसका पैसा सेफ है, ज़्यादा सेफ है, और प्राइवेट बैंक में उतना सेफ नहीं है। ये गलतफहमी है, लेकिन ये गलतफहमी मैं दूर करता हूँ। तो भारत में आपका पैसा सरकारी बैंक में जितना सेफ है उतना ही प्राइवेट बैंक में भी सेफ है। अगर उल्टा कहें तो भारत में आपका जो पैसा है प्राइवेट बैंक में जितना असुरक्षित है उतना ही जो है सरकारी बैंक में भी असुरक्षित है। होता क्या है कि जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, चाहे वो सरकारी बैंक हो या गैर सरकारी, तो हमारा जो डिपॉजिट है उसका इंश्योरेंस होता है। उसका क्या होता है, ठीक है, इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस अगर होगा तो उसका प्रीमियम भी होगा। तो पहले क्या था, इंश्योरेंस का कंसेप्ट जो है 60 के दशक में है, तो करीब 3-4 महीने पुरानी बात है, 6 महीना। तो पहले जो था वो था 1 लाख रुपया, ठीक है, थोड़ा भी बदलाव हुआ है। यानी अगर आपने किसी बैंक में, मान लो एचडीएफसी में या कोई प्राइवेट बैंक में, अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए तक जमा किया, यानी आपका जो डिपॉजिट है वो 1 लाख रुपए तक जो है सुरक्षित है, वो उसका इंश्योरेंस हो चुका है। और उसका प्रीमियम कौन पे करती है, बैंक पे करती है, वो आपसे नहीं वसूला जाता है। तो बैंक पे करती है। और ये इंश्योरेंस जो है किसके साथ है, तो आरबीआई का एक विंग है जहां उसके साथ इंश्योरेंस है। तो 1 लाख रुपए पे जो है 100 रुपये का प्रीमियम होता है, जो बैंक आपके बिहाफ पे पे करती है, आपसे नहीं लेती है। तो अगर मान लो किसी बैंक में आपका 3 लाख रुपया डिपॉजिट है और वो बैंक जो है डूब गया, तो आपको इमीडिएटली जो है 1 लाख रुपया पेमेंट हो जाएगा। क्यों पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस है। और बाकी जो 2 लाख रुपया है वो चला जाएगा लीगल प्रोसेस में। लीगल प्रोसेस वही कानूनी प्रक्रिया, रिकवरी होगी, बैंक का सारा एसेट बेचा जाएगा, फिर पर्याप्त होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 1 लाख रुपये तक, तो ये जो 1 लाख रुपया तय हुआ था करीब 20 साल पहले हुआ था। तो 20 साल पहले तो 1 लाख रुपया जो है ठीक ठाक अमाउंट था, बड़ा अमाउंट था। लेकिन समय के साथ साथ पैसे का क्रय क्षमता या वैल्यू कम हुआ। तो अब लोगों की मांग थी कि ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है उसको बढ़ाया जाए। 1 से बढ़ा के अब कितना किया जाए। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यू है। अब जो कम पैसे कमाते हैं, कम पैसा बैंक में होता है, वो कम की मांग करेंगे। जो ज़्यादा कमाते हैं, जिनके खाते में ज़्यादा पैसा रहता है, वो ज़्यादा। तो अभी जो तय हुआ है
अभी जो तय हुआ है उस 1 लाख की सीमा को बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया है। 5 लाख रुपया कर दिया गया है, यानी आपका अब जो है बैंक, किसी बैंक में पैसा है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, 5 लाख रुपए तक पूरी तरह सुरक्षित है। यानी बैंक अगर डूबेगा तो 5 लाख रुपया तक आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर कम है तो पूरा मिल गया आपको, तो 5 लाख रुपए तक तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। और उसके ऊपर जो है वो आपका जो है लीगल प्रोसेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खेल को समझें। सरकार कहती है, या चलो मैं आपसे पूछता हूँ, तो मान लो आपके पास 25 लाख रुपया है, 25 लाख रुपया है, तो क्या आप प्रेफर करेंगे? एक ही खाते में 25 लाख रुपया जमा करना, या अलग अलग खाते में, अलग अलग बैंकों में, 5 बैंकों में 5-5 लाख रुपये जमा करना? मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपके पास 25 लाख रुपया है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप क्या प्रेफर करेंगे? एक ही बैंक में 25 लाख रुपया जमा रखना, या 5 बैंकों में अपना खाता खोलना और सब में 5-5 लाख रुपया रखना? तो किस केस में आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है? तो दूसरे वाले में क्योंकि 5 बैंक, अगर एक ही बैंक में आपने 25 लाख रुपया रखा है और मान लो वो बैंक डूब गया, तो फिर क्या होगा? तो सिर्फ 5 लाख आपको मिलेगा, बाकी 20 लाख जो है लीगल प्रोसेस चला जाएगा। उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है मिले भी ना मिले। लेकिन अगर आप 5 अलग अलग बैंकों में 5-5 लाख रुपया रखते हैं, तो आपको 5 लाख रुपया जो है, 5 बैंक 5-5 लाख रुपया देगी, आपका पूरा पैसा सेफ है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है जानना आपको अपने पैसे को बचाने के लिए। अब सरकार कहती है कि जो है ज़्यादा बैंक खाते ना खोलें, आप कोशिश करें कि एक ही बैंक खाते से जो है अपना काम चलाएं और जो है अपना सारा पैसा वहीं रखें। लेकिन मेरा आपसे सुझाव है कि ये काम अब कभी नहीं करें। ठीक है, मैं सरकार के जो है आदेश के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ये काम आप कभी नहीं करें। ठीक है, आप अलग अलग बैंकों में खाते रखें। नहीं तो अगर मान लो आपका एक खाता है, तो घर में जितने भी सदस्य हैं, अब तो माइनर का, छोटे बच्चों का अकाउंट खुल जाता है, तो आप जो है जितने भी घर में सदस्य हैं सबके नाम पे खाते खोलें और सब में थोड़ा थोड़ा पैसा रखें। उससे आपका पैसा जो है ज़्यादा सेफ है। खैर, लीगली हम देखें तो चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, तो उस केस में आपका पैसा कहाँ ज़्यादा सेफ है? तो मैंने कहा सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, जितना पैसा आपका सरकारी बैंक में सेफ है उतना ही प्राइवेट बैंक में भी सेफ है। या उल्टा मैंने कहा, जितना आपका बैंक पैसा जो है सरकारी बैंक में असुरक्षित या अनसेफ है, उतना ही आपका जो है सरकारी बैंक में भी अनसेफ है। लेकिन फिर भी सरकारी वर्ड जो है भरोसे का प्रतीक है। सरकारी बैंक में दूसरे कारणों से लोग सेफ इसलिए मानते हैं कि उनका मानना है कि सरकारी जो बैंक है वहाँ पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, कम से कम डूब भी जाए बैंक तो सरकार कहीं ना कहीं से ला करके क्या करेगी? वो दे ही देगी। और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आप सही भी है। लेकिन ये समस्या प्राइवेट बैंक, तो थोड़ा सा कमाना तो मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। आपका पैसा जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे, यही मैं चाहता हूं। और इसलिए बैंकिंग पे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे और व्यावहारिक होकर के हम लोग चीज़ों को समझेंगे। और अंत में जो है, जो फैक्चुअल चीज़ें जो आप लोग तैयारी करते हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, सूचनाओं का भंडार है। ठीक है, यहाँ पर जो है सूचनाओं का इंसाइक्लोपीडिया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। जो सूचनाएं आपके सामने हैं या पास में हैं, उनका आप विश्लेषण करें। ठीक है, एनालिसिस करें। और जब तक आप विश्लेषण करना नहीं सीखते हैं, जो मैं सिखलाऊंगा, तब तक जो है आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। मेंस में तो खैर देखते हो क्वेश्चन कैसा पूछता है। प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो है जानता हुआ चीज़ गलत कर देते हैं। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर बदलाव कर देगा तो फिर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो चीज़ों को एनालाइज करना, जो कहते हैं एनालिटिकल स्किल, तो एनालाइज करना आप सीखेंगे। वो तभी होगा जब हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी तब। और जब तक एनालिसिस नहीं होगा तब तक आपका हाथ नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा। खैर, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप जो है सिर्फ और सिर्फ सूचनाओं को, इन्फॉर्मेटिव है, हर एक चीज़ आपको पता है। जिसको देखो करंट पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, करंट तो सारे पढ़ रहे हैं, रिजल्ट तो बहुत ही खराब हो रहा है, क्योंकि उसके बाद का जो काम है यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, वही पूरी तरह से मिसिंग है। एनीवे, क्लास जब होगी तो सब कुछ पे चर्चा होगी। आई होप कि आप कंफर्टेबल हैं अभी तक, और बैंक में तो बहुत सा चीज़ पढ़ना है, तो हम लोग जो है क्लासेस जारी रखेंगे। तब तक आप वेट करें। तब तक के लिए गुड नाइट।